सुप्रभात बच्चों। कल मैंने जो वीडियो भेजा था उसमें मोबाइल की कुछ खराबी के कारण वो हमारा ये प्रश्न जो है त्रिवेणी शब्द में समास भेद है, ये प्रश्न हमारा अधूरा रह गया। मैं समझा ही रही थी कि वीडियो अपने आप बंद हो गया, तो आज मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा दे रही हूँ। और आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन, त्रिवेणी शब्द में समास भेद है। 4 ऑप्शन दिया है कि कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या द्वंद्व समास है या बहुब्रीहि समास। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया था, आपको भेजा था, उसमें त्रिवेणी 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, ऐसा करके समास विग्रह दिया था और विशेष अर्थ निकाल करके उसका समास भेद बताना था। तो 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ अगर इस त्रिवेणी शब्द का इस तरह समास विग्रह किया हुआ है तो अर्थात त्रिवेणी होगा और उसके बाद वो समास भेद में आएगा बहुब्रीहि समास के। लेकिन अगर यही त्रिवेणी शब्द आपका, अगर इसका पहला पद संख्यावाची है तो आप इसको किस में लेंगे? 3 वेणियों का समाहार। तब ये किस समास भेद में आ जाएगा? तब ये द्विगु समास के भेद में आ जाएगा, क्योंकि ये संख्यावाची शब्द भी है। लेकिन अगर ये विशेष अर्थ प्रकट करता है, 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, अर्थात त्रिवेणी ऐसे करके समास विग्रह है, तब ये बहुब्रीहि समास होगा। कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस समास में दोनों अर्थ मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो पूछ रहा है कि किस समास में दोनों पद मिलकर, दोनों अर्थ नहीं होगा यहाँ होगा दोनों पद। पद यानी शब्द, शब्द को ही समास की भाषा में शब्द पद बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दोनों पद जिसका मिलता है वह कौन होता है ऐसे समास भेद के अंतर्गत? वह, और दोनों पद मिलने के बाद एक नया अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वह कौन है? वह है बहुब्रीहि समास। कौन है? बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे किस तरह ये नया अर्थ प्रकट कर रहा है? जैसे हमने एक शब्द लिख दिया नीलकंठ, यहाँ लिखते हैं नीलकंठ, ये शब्द है। अगर इसका मैं समास विग्रह करती हूँ तो क्या होगा? नीलकंठ का समास विग्रह, नीला है कंठ जिसका, अब यहाँ ये कह रहा है कि नया अर्थ, एक नया अर्थ प्रकट करता है। अब अगर हम इसमें नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला कंठ किसका है आपको पता है? अर्थात शंकर। तो अब ये एक नया अर्थ प्रकट किया, इसलिए इसका समास विग्रह इस तरह होगा। और ये किस समास में आता है? बहुब्रीहि समास में आता है। यहाँ पे बताया कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो बहुब्रीहि समास ऐसा है जिसमें दोनों पद मिलते हैं और एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। बातें समझ में आई? अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौशाला में समास भेद है, यानी गौशाला शब्द में कौन सा समास भेद है? 4 ऑप्शन है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है और अव्ययीभाव समास है। तो सबसे पहले इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गौशाला का समास विग्रह क्या होगा? गौ के लिए शाला, शाला यानी रहने का स्थान, गौ के लिए शाला। और इस हिसाब से ये तत्पुरुष समास के भेद में आता है। कैसे आता है? क्योंकि तत्पुरुष समास किस में चलता है भाई? हमने क्या क्या बताया है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने बताया है कि
इसमें कारक के अनुसार तत्पुरुष समास चलता है। किस कारक के अनुसार? कितने कारक के अनुसार? 6 कारक के अनुसार। कौन कौन? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये 6 कारक हैं और इसके अनुसार ये आएगा तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास में अगर हम कहें कि कौन से कारक के अंतर्गत ये आता है तो गौ के लिए यहाँ पे ये मायने रखता है और यह संप्रदान कारक में आता है, संप्रदान तत्पुरुष में। तो ये हमारा तत्पुरुष समास जो है यह हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, जलधि में जलधि शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो 4 ऑप्शन है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। और शब्द क्या है? जलधि। तो इसका क्या समास विग्रह होगा? जलधि का समास विग्रह होगा जल को धारण करने वाला। जल को धारण करने वाला। और किस में आएगा ये? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में आएगा जल को धारण करने वाला। और ऐसे कहें कर्ता के कारक के हिसाब से कहें कि किस तत्पुरुष में आएगा तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता इसमें लोप रहता है कर्म, ये कर्म तत्पुरुष में आएगा। इस हिसाब से तत्पुरुष समास हमारा ये सही ऑप्शन क्या है? तत्पुरुष समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान है जो देव किस समास का विग्रह है? विग्रह पूछ रहा है, समास विग्रह। महान है जो देव किस समास का विग्रह है? और इसका समस्त पद क्या होगा पहले ये देख लीजिए। महान है जो देव यानी महादेव, ये इसका समस्त पद है। अभी किस में आएगा? कर्मधारय में, तत्पुरुष में, अव्ययीभाव में, बहुव्रीहि में। तो महान है जो देव ये समास विग्रह के अनुसार कर्मधारय समास का विग्रह है ये। तो ये ऑप्शन इसका सही है क्योंकि इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुदेव में समास भेद है। गुरुदेव, पहला ऑप्शन अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करते हैं तो आपको शायद समझ में आ जाए कि गुरुदेव में समास भेद कौन सा समास है। गुरु के समान है जो देव, गुरु के समान है जो देव, अर्थात गुरुदेव। अब इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? गुरु के समान है जो देव, उसको क्या कहेंगे? गुरुदेव। और इसमें ऐसा कौन सा समास भेद दिख रहा है जो इस विग्रह के अनुसार सही ऑप्शन में है? तो ये है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। परमानंद में समास भेद है, पूछ रहा है परमानंद में कौन सा समास भेद है? 4 ऑप्शन है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम परमानंद का समास विग्रह अगर करेंगे तो क्या होगा? परम है जो आनंद, परम है जो आनंद। अब ये किस समास विग्रह के अंतर्गत आ रहा है? अभी हमने पढ़ाया, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता था, उसके पहले वाला क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता था। इसीलिए मैं एक तरह के क्वेश्चन आपको दे ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि हाँ समास विग्रह किस में किस तरह होता है। तो इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपको एक एक तरह के मिल जा रहे हैं, समझने में आसानी होगी, सरलता से आप समझ सकते हैं। तो परमानंद में समास भेद है, पहले इस परमानंद का समास विग्रह है परम है जो आनंद। इसके हिसाब से इसका ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है कर्मधारय समास। इसके पहले आपने पढ़ा गुरुदेव, उसके पहले पढ़ा महादेव। तो इस तरह से जितने भी समास आ रहे हैं वो सभी इसी समास भेद के अंतर्गत आ रहे हैं। आने का मतलब ये है कि एक तरह के समास भेद आपको इसलिए हम पढ़ा रहे हैं
ताकि आपको समास भेद सरलता से समझ में आ जाए, समास विग्रह समझ में आ जाए, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।